हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम विज्ञान को पढ़ रहे थे। कल हमने पूरा फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम रसायन विज्ञान पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आप एग्जाम में पूछ लेता है रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो लेवोजियर हैं। और ये केमिस्ट्री, देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, जो कीमिया शब्द से आया है। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है। ठीक है, तो हम इसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है पदार्थ। पदार्थ को क्या कहते हैं? मटेरियल, या फिर उसी को द्रव्य कहते हैं। आप द्रव्य और द्रव्य में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए द्रव्य और द्रव्य क्या है भी मैं समझा रही हूँ आगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम दो भागों में बांटते हैं पदार्थ को, एक इसके भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पर। तो जो हम भौतिक आधार पर बांटते हैं तो किसमें? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन। क्या है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन तो अभी 2 और आ गया है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ठीक है, और रसायन के आधार पे हम बांटते हैं तो उसको तत्व, यौगिक, मिश्रण। ठीक है, तत्व में हमारा क्या आ जाएगा? धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक में कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, मिश्रण में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समझ में आ गया? रसायन के आधार पे 3 तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व में हमारा धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक में कार्बनिक, अकार्बनिक, मतलब कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं भौतिक आधार पे जो हमने बांटा था, ठोस, द्रव, गैस को क्या होता है। ठीक है, ठोस जो होता है क्या होता है? इसका आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, जैसे कुर्सी, मेज, लोहा इत्यादि। द्रव क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों? जैसे देख लीजिए, मान लीजिए अगर हम किसी पानी लें, उसको हम कटोरी में रखेंगे तो कटोरे का शेप हो जाएगा, गिलास में रखेंगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा, पाइप में रखेंगे तो पाइप का शेप हो जाएगा। तो क्या उसका आयतन तो निश्चित है, परंतु आकार अनिश्चित है। ठीक है, गैस आयतन में आकार दोनों अनिश्चित है। ठीक है ना, देखिए जिस बर्तन में रखेंगे, अगर उसको देखिए हम कोई गैस है, उसको हम छोटे से बर्तन में रखेंगे तो वो उतने में भी आ जाएगा पूरा। ये नहीं है कि कोई स्थान छोड़ेगा, पूरा जहाँ जहाँ जगह रहेगा पूरा चला जाएगा। उसको हम एक बड़े रूम में भी रख दें, पूरे गैस को भर दें तो वो पूरे रूम में भी फैल जाएगा। समझ में आ गया? तो ठोस आकार व आयतन निश्चित दोनों होता है। द्रव का आयतन केवल निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। गैस आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है, दोनों निश्चित नहीं होता है इसका। ठीक है, प्लाज्मा ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये सूर्य तथा तारों में ईंधन के रूप में प्लाज्मा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देख ले, हम इसमें देख लेते हैं ठोस, द्रव, गैस में एग्जाम में हमारे पूछ लेता है उसमें गतिज ऊर्जा कैसा होता है, विसरण, अंतराणुक आकर्षण, स्थान, प्रसार, घनत्व कैसे होता है। तो देखिए जो हमारा ठोस होता है, देखिए अब देखिए ऐसे, देखिए पहले गतिज ऊर्जा देखिए, एग्जाम में ऐसे दे देगा कि गतिज ऊर्जा किस में सबसे ज़्यादा होगा। तो गतिज ऊर्जा किस में सबसे ज़्यादा होगा? गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। क्यों? देखिए जो ये गैस होता है, इसके अणु कितने दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जो हमारे द्रव होते हैं उसके अणु कहीं कहीं इतने पास होते हैं। ठीक है, और फिर हमारा जो ठोस होता है उसके अणु क्या होते हैं? सटे होते हैं। इतना समझ में आ गया? तो देखिए अब गतिज ऊर्जा किस में ज़्यादा रहेगा? जो दूर दूर रहेगा वो उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा रहेगा ना। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा गैस में, द्रव में उससे थोड़ा कम होता है, ठोस में एकदम कम होता है। ठीक है, विसरण मतलब फैलने की शक्ति। तो जो दूर दूर है उसको फैलने के लिए ज़्यादा जगह मिल रहा है तो ज़्यादा फैलेगा। विसरण तो किस में? गैस में विसरण शक्ति ज़्यादा, फिर उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में विसरण बहुत कम होता है। ठीक है, अंतराणुक आकर्षण। अब देखिए आकर्षण किस में ज़्यादा होगा? जो पास रहेगा उसमें ज़्यादा आकर्षण होगा। तो देखिए ठोस के अणु क्या होते हैं? पास होते हैं। इस अर्थात क्या है? उसमें अंतराणुक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो कौन हो गया? ठोस में सबसे ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, क्योंकि गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। अब देखिए अंतराणुक आकर्षण एक होता है, एक क्या होता है? अंतराणुक स्थान। तो स्थान किस में होगा? अब देखिए अंतराणुक स्थान किस में? देखिए गैस में सबसे ज़्यादा है स्थान, उसके बाद द्रव में है, उसके बाद ठोस में है। समझ में आ गया? और उसके बाद प्रसार सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो प्रसार उसी में होगा ना। देखिए किस में प्रसार ज़्यादा होगा? जिसमें जगह ज़्यादा होगा तो प्रसार देखिए तो किस में होगा? गैस में। देखिए गैस के अणु क्या है? दूर है, तो ये फैलेगा इतना दूर, ये फैलेगा इतना दूर, तो इसमें ज़्यादा फैलने की शक्ति है। ठीक है, गैस, उसके बाद फिर द्रव में, उसके बाद ठोस में। ठीक है, घनत्व। अब घनत्व किसका ज़्यादा होगा? जिसके अणु पास होंगे वही उसका तो ही घनत्व ज़्यादा होगा। तो किसका होगा? पहले ठोस का होगा, फिर द्रव का होगा, फिर गैस का होगा। इतना समझ में आ गया आप लोग को? चलिए फिर हम आगे देखते हैं। 1 मिनट। अब अभी हमने रसायन के आधार पर बांटा था
तत्व यौगिक मिश्रण, तो उसमें हम तत्व को देख लेते हैं। तत्व किसे कहते हैं? एक समान परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं? तत्व। एक समान, एग्जाम में हमारे ऐसे दे देगा कि तत्व किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? एक समान परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु, इसमें धारा प्रवाहित होती है जैसे लोहा, कॉपर इत्यादि। अधातु, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती जैसे कार्बन, गैस, कार्बन इत्यादि। ठीक है। उपधातु, सीमित मात्रा में धारा, मतलब थोड़ी थोड़ी धारा उसमें प्रवाहित होती है। ठीक है। तो क्या होगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ठीक है, समझ में आ गया। जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो धातु, जिसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होगा वो अधातु, जिसमें थोड़ा थोड़ा होगा वह हमारा क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम यौगिक देख लेते हैं। तत्वों का एक निश्चित अनुपात अगर हम मिला दें तो उसको क्या कहते हैं हम? यौगिक। तो यौगिक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक, एक अकार्बनिक। जिसमें कार्बन पाया जाता है वो क्या होता है? कार्बनिक, जैसे CH4, CO2 इत्यादि। और अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक कहते हैं, जैसे H2O, Fe2O3, H2SO4 इत्यादि। ठीक है, समझ में आ गया। मिश्रण, पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला दें तो हम क्या कहते हैं? मिश्रण। जैसे नमक, चीनी का घोल। अब देखिए ये भी 2 प्रकार का होता है, समांग, विषमांग। ठीक है, और इसको हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। ठीक है, तो समांग में देखेंगे जैसे नमक और चीनी का घोल, नमक, चीनी और पानी का घोल देख लेंगे, पानी और चीनी का घोल देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा समांगी होगा। विषमांग, जैसे हम क्या करें? बालू और पानी का मिश्रण। ठीक है, और चीनी नमक को बिना घोले ही केवल वैसे ही मिला दो तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? विषमांगी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा परमाणु संरचना देख लेते हैं। परमाणु संरचना दूसरा चैप्टर है, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है? पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये किसने कहा? जॉन डाल्टन ने। एग्जाम में ऐसे कोटेशन दे देगा कि पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, किसने कहा? तो जॉन डाल्टन ने कहा कि। ठीक है, और डाल्टन ने ये भी कहा कि परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद फिर वर्तमान में क्या हुआ? लेकिन तो ये इनका जो दिए थे कि परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता, ये इनका मत गलत हो गया। और वर्तमान में परमाणु को कितने में तोड़ा गया है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन इत्यादि में क्या हो गया है? तोड़ दिया गया है। ठीक है, समझ में। अब देखिए फिर एग्जाम में हमारे पूछ लेता है अस्थायी मूल क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है? अस्थायी मूल कण है। अस्थायी मूल कण क्या है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो इत्यादि। इसके बाद जो भी आ जाएगा उसको हम क्या लगा देंगे? अस्थायी मूल कण। हमारे अस्थायी मूल कण कितने हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। 1 मिनट। फिर देखिए परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा कि परमाणु त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, फिर परमाणु मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। इन्होंने किस सिद्धांत पे दिया? तरबूज के सिद्धांत पे दिया। इन्होंने कहा कि मान लीजिए ये तरबूज है तो जो तरबूज का लाल भाग होता है वो प्रोटॉन होता है और जो इसमें बीज बने होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन तो यह क्या था? वास्तविकता से भिन्न था। इनका भी यह मत क्या हो गया? गलत हो गया। तो परमाणु मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। किस सिद्धांत पे? तरबूज सिद्धांत पे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया? अल्फा प्रकीर्णन मॉडल दिया। रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था इन्होंने और सोने की पतली परत पर क्या कराया? उसको प्रहार कराया। ठीक है, अल्फा किरण क्या हो गया? चादर को पार कर, सारे अल्फा किरण क्या होते हैं? चादर को पार कर जाती है, एक केवल वापस चला जाता है। तो देखिए एग्जाम में ऐसे पूछता है कि अल्फा प्रकीर्णन मॉडल किसका है? तो रदरफोर्ड का है। या फिर ऐसे पूछ लेगा प्रकीर्णन मॉडल किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, और उसके बाद परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या कहा? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। उसके बाद मैक्सवेल आते हैं। मैक्सवेल ने क्या दिया? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया। जब कोई कण चक्कर लगाता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उसका ऊर्जा क्या होता है? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मैक्सवेल ने क्या कहा? जब कोई कण अगर चक्कर लगा रहा है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, इन्होंने परमाणु मॉडल को क्या बताया? अस्थायी बताया था। ठीक है, ये किसने बताया था? मैक्सवेल ने। फिर हमको पढ़ना है बोरबरी का मॉडल। इस मॉडल को मान्यता प्राप्त है, अभी भी वर्तमान में यही माना जा रहा है। ठीक है, इसको किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। इन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में नाभिक रहता है तथा इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। जैसे बीच में क्या हो गया? हमारा नाभिक हो गया और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर चक्कर लगाते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आया था ये, आप लोग ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम इससे कहते हैं, प्रोटॉन को P+ से, न्यूट्रॉन को 0 से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की थी। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg।
ठीक है। फिर हमारा प्रोटॉन हो गया, इसकी खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। देखिए खोज तो गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन तो नाम कौन दिया था? रदरफोर्ड ने। तो नाम देने की वजह से ही कहीं कहीं क्या माना जाता है कि रदरफोर्ड ही इसके जनक है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन तो नहीं, खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन ने। नाम कौन दिया था? रदरफोर्ड ने। समझ में आ गया। न्यूट्रॉन चैडविक, इसको ईटा प्रनाश से सब लोग वो करते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, फिर पी से प्रोटॉन, और पर से रदरफोर्ड, और च से चैडविक, और ठीक है, और न से न्यूट्रॉन। ठीक है। अब देखिए इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 गुणे 10⁻⁻⁻⁷ kg। और उसके बाद न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.67 गुणे 6748 गुणे 10⁻⁻⁷ kg। ठीक है। ये क्या होता है? निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए एग्जाम में ये भी पूछ लेता है भेदन क्षमता किसका अधिक होता है? तो न्यूट्रॉन का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का, और भार भी सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। आवेश देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, और यही अगर हम प्रोटॉन में देखें तो उतना ही आवेश होता है, लेकिन वो क्या होता है? प्लस में होता है, प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। उसके बाद हम न्यूट्रॉनों ये देख लेते हैं, खोज किसने किया था? पूछ लेता है। न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? पाउली ने किया था। 0 से इसको निर्देशित करते हैं। न्यूट्रिनो पाउली ने किया था। पॉजिट्रॉन एंडरसन ने किया था। मेसॉन यूकोबा ने किया था। बोसान सत्येंद्रनाथ ने किया था। ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। समझ में आ गया। न्यूट्रिनो पाउली, पॉजिट्रॉन एंडरसन, मेसॉन का खोज यूकोबा ने किया था, बोसान का खोज सत्येंद्रनाथ ने किया था। ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला है, इसको भी याद कर लीजिए। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस बराबर इलेक्ट्रॉन। क्या परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। अब परमाणु भार न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। देखिए अगर ये हमारा परमाणु है तो इसमें न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, तो इसका भार किसके बराबर होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के योग के बराबर होगा परमाणु भार। और परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखे रहिएगा। फिर हम देता है सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक। ठीक है। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, समान इलेक्ट्रॉन, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे दिया है 12 मैग्नीशियम प्लस 2, फिर 13 एल्यूमिनियम प्लस 3, फिर 8 ऑक्सीजन -2। देखिए अब इसका मतलब +2 है, अर्थात इसका मान कितना हो गया? अगर ये जब 2, देखिए प्लस का होता है कि हम किसी को दान दिए हैं, ठीक है, दे दिए हैं। तो 12 मैग्नीशियम प्लस 2 मतलब इसने क्या किया? 2 दे दिया, तो इसके पास 12 था, बचा कितना? 10। 13 एल्यूमिनियम प्लस 3 अर्थात इसके पास कितना है? 13 है, इसने 3 दान दे दिया, बचा कितना? 10। 8 ऑक्सीजन -2 अर्थात इसने क्या किया? 2 ग्रहण किया, तो जब 2 ग्रहण करेगा 8 पहले से तो कितना हो जाएगा? 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में क्या है? समान है, अतः ये क्या हो गया? सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब देखिए समभारिक, परमाणु भार समान होता है। परमाणु भार समान मतलब देखिए उसका परमाणु क्रमांक कुछ भी हो, लेकिन तो परमाणु भार क्या हो? समान हो। जैसे 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। तो देखिए इसमें क्या होता है? दोनों का देखिए परमाणु क्रमांक 6 और 7 है, लेकिन तो परमाणु भार क्या है? समान है, इस वजह से क्या हो गया? समभारिक हो गया। ठीक है। समस्थानिक जिसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है। देखिए 1s1 1s2 1s3। ठीक है। इसका क्या? देखिए अगर परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक, और अगर इसका परमाणु भार बराबर है तो समभारिक, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। अब देखिए इसका यूज कहाँ पे क्या होता है? एग्जाम में पूछ लेता है। सी कार्बन 14 का जीवाश्म की आयु बताने के लिए, यूरेनियम 235 का चट्टानों की आयु बताने के लिए, कोबाल्ट 60 का कैंसर के उपचार में, आयोडीन 131 का घेंघा तथा रक्त कैंसर में, Fe61 का एनीमिया रोग में, Na23 का मतलब सोडियम 23 का तंत्रिका में सूचनाओं को भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कक्षा KLMN कोर्स में हमारी कक्षा बढ़ती चली जाती है। इसमें क्या कहते? कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से ही बढ़ता है। ठीक है। कौन से फार्मूला पे? 2n²। एग्जाम में ऐसे दे देता है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस फार्मूले पे रहता है? तो 2n²। देखिए अगर देखिए पहला कक्षा है तो पहली कक्षा में अगर हम एक यहाँ पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 कम 2, तो कितना? पहले कक्षा में 2। अब देखिए दूसरी कक्षा में अगर आए n की जगह 2 रखे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, देखिए 8 आ गया। तो इसी के बेस पे हम रखते चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उपकक्षा SPDF, 4 प्रकार की उपकक्षाएं होती हैं। SPDF, यस में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, P में 6, D में 10, F में 14। ठीक है, समझ में आ गया। यस में कितने? 2, P में 6, D में 10, F में 14। और 2, 8, 18, 32 से KLMN बढ़ता चला जाता है। इसका फार्मूला आप लोग याद करे रहिएगा, 2n
स्क्वायर। और देखिए ये जो हमारा उपकक्षा जो बटा हुआ था वो किस पे बटा होता है, अबाउ रूल पे बटा होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का निकालना है तो 1s1, हीलियम का 1s2, लिथियम का 1s2, 2s1। आप लोग को ये डीप पढ़ना पड़ेगा, तो उससे अच्छा ये आप लोग पहले ये वाला देख लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट जो है इसको देख लीजिएगा। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए, जैसे हमारा देखिए ये कार्बन वगैरह पूछ लेता है, फिर सम इलेक्ट्रॉनिक संभारी पूछ लेता है, फिर कक्षा में कैसे कितने संख्या होती है तो 2n² के बेस पे बटा हुआ होता है। उपकक्षा SPDEF होता है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं आगे। देखिए फिर हमको क्या देखना है, हुंड का नियम देखना है। इलेक्ट्रॉन तथा देखिए इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता है जब तक रिक्त कक्षक खाली है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर ये देखिए अगर मान लीजिए ये खाना है, ठीक है, इसमें क्या होता है भरना है इलेक्ट्रॉन, तो मान लीजिए हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये नहीं कि पहले क्या करेंगे, हम पहले सब में एक एक देते चले जाएंगे, ठीक है। एक 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 सब में देते चले जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग तभी स्टार्ट करेंगे। देखिए अब 7 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे, हम तब तक युग्मित नहीं करेंगे जब तक सारी कक्षा एक एक से फिल नहीं हो जाए, ठीक है। जैसे अगर हम किसी को पूरी दे रहे हैं तो पहले हम एक एक सबको दे आएंगे, जब पूरा सबको पूरा हो जाएगा उसके बाद जो बचेगा फिर हम युग्मन स्टार्ट करेंगे, मतलब तब हम दूसरा देते जाएंगे, ठीक है। इसने दिया था, हुंड ने दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अम्ल, हमारा अगला चैप्टर है अम्ल। अम्ल क्या होता है, स्वाद में क्या होते हैं, ये खट्टे होते हैं, ठीक है, ये क्षार होता है, ठीक है। अब देखिए अम्ल, और अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है, इसका pH मान किससे कम होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और मिथाइल ऑरेंज को भी क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है, समझ में आ गया। ब्रॉस्टन लॉरी ने क्या दिया, अम्ल प्रोटॉन देते हैं। इन्होंने क्या, ब्रॉस्टन लॉरी ने क्या कहा था, अम्ल प्रोटॉन देते हैं। ये इनके बारे में 2 मत है अम्ल के बारे में। ब्रॉस्टन लॉरी ने कहा कि अम्ल प्रोटॉन देते हैं, लुईस ने कहा कि अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। दोनों सेम ही है। देखिए ब्रॉस्टन लॉरी ने कहा कि अम्ल प्रोटॉन देते हैं, तो लुईस ने क्या कहा कि अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या हमारे हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अम्ल और जो क्षार होते हैं, देखिए ये हमारा pH अगर स्केल होता है तो pH स्केल हमारा यहाँ से अगर देखते हैं 0, तो ये इधर ये -1, -2, -3, मतलब सॉरी यहाँ से मत देखिए, 0 से सीधा 14 लेते जाइए, ठीक है। 0 से 14 ले जाइए, बीच में हमारा 7 होता है। 7 हमारा क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। इधर 0 होता है, इधर 14 होता है। तो जितना हम इधर देखिए 7 से जब ऊपर जाते हैं तो हमको क्या होता है, क्षार मिलते हैं, और जितना हम इधर 0 की तरफ आते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, ठीक है। जितना हम 7 के पास जाएंगे उतना ही अम्ल का मान कम होगा, और जितना हम 0 के पास जाएंगे उतना ही अम्ल का मान बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जिसमें H आयन की कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे CH3OH या COH। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा दुर्बल अम्ल है, ठीक है। उसके बाद हम अम्ल देख लेते हैं, उसके स्रोत कहाँ से कौन सा, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो देखिए जैसे एस्टिक अम्ल में सिरका में क्या पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में ग्लूमेटिक, गे से गेहूं और गे से ग्लूमेटिक रिलेट कर लीजिएगा। दूध में लैक्टिक, देखिए कहीं भी लैक्ट शब्द आ गया तो जान जाइए वो दूध से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। दूध से लैक्टिक अम्ल। नींबू साइट्रिक अम्ल। लाल चींटी फार्मिक अम्ल, लाल चींटी में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। कच्चे फल और सेब में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी, देखिए ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और कपड़े से जग के धब्बा हटाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IMPM। ये अम्लराज पूछ लेता है किस अनुपात में होता है, तो HCl अनुपात HNO3, ठीक है। ये 3 अनुपात 1 के अनुपात में होता है। देखिए इसको ऐसे याद करिए, जो HNO3 रहता है तो ये दोनों क्या होते हैं, इधर उधर आ जाते हैं। तो देखिए ये 3 इधर आ जाएगा, इस पर कोई नहीं है तो इसका 1 इधर आ जाएगा। तो HCl अनुपात HNO3 का अनुपात क्या होता है, 3 अनुपात 1, जिसमें 3 रहेगा उसका इधर चला आएगा, इसका इधर। तो कहीं भी हम लिखेंगे ऐसे दिमाग में आप लोग सोच लीजिएगा, ठीक है। तो किस में रहेंगे, 3 अनुपात 1 में। लेकिन देखिए अगर कहीं ऐसे एग्जाम में दे दिया कि HNO3
अनुपात HCl का अनुपात कितना होगा, तो अब ये 3 इधर चला आएगा, ये 1 इधर चला आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, 1:3 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, अम्लराज को ही एक्वा रेजिया कहा जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं भस्म। भस्म जिसको हम क्या कहते हैं, क्षार, जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं, इनका pH मान 7 से अधिक होता है। जिसका pH 7 से कम होता हुआ क्या होता है, ये अम्ल होता है, जिसका 7 से अधिक होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, और जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस को लाल करते हैं, ठीक है। ये इसमें OH माइनस आयन उपस्थित होता है, उसमें क्या होता है H प्लस आयन उपस्थित होता है, और इसमें क्या होता है OH माइनस उपस्थित होता है, जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये मिथाइल आयरन को क्या कर देते हैं, पीला कर देते हैं। अभी हमने बताया था कि अम्ल क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, पीला कर देते हैं। ये फिनेल्फ्थेलिन को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्षारकों का उपयोग कहाँ किया जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, पेट्रोलियम को साफ करने में, कपड़ा और कागज़ बनाने में, ठीक है। और CaOH का होल ट्वाइस का घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने, जल को मृदु बनाने में क्या किया जाता है, CaOH का होल ट्वाइस का प्रयोग किया जाता है। खाने का सोडा, इसको हम सोडियम कार्बोनेट में कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। खाने का सोडे का फार्मूला क्या होता है, ये पेट में भी पूछा हुआ था, तो क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला NaHCO3। इसका प्रयोग किया जाता है पेट का अम्ल दूर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, धावन सोडा, इसका सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3, ठीक है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, कपड़ा धोने में किया जाता है। कास्टिक सोडा NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, अपमार्जक में। तो आप ये तीनों तो एकदम याद कर लीजिएगा कि खाने का सोडा, धावन सोडा और कास्टिक सोडा, ठीक है। ये इसका फार्मूला तो पक्का पूछ लेता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, वाष्प बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर देख लेते हैं पदार्थ और उसका pH मान। और देखिए pH स्केल किसने खोज किया था, सोरेनसन ने किया था। pH स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, ठीक है। अभी हमने pH का आप लोग को बता दिया था, pH का नंबर लाइन यहाँ पे बीच में 7 होता है उदासीन, इधर 0 होता है, इधर 14, जैसे जैसे इधर जाते हैं वो क्षार होता है, इधर जैसे आते हैं वो क्या होता है, अम्ल होता है। तो रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.3, मूत्र का 6, सिरका का 2.2, समुद्री जल का 8.4 होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर देख लेते हैं हम जल की कठोरता किससे दूर किया जाता है, जल की कठोरता किसके कारण होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जल की कठोरता होता है, ठीक है। हरा किसे कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को, FeSO4 × 7H2O, इसको रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। हरा कशिश जो होता है, इसी को देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि रोमन विट्रोल किसे कहा जाता है, तो हरा कशिश को कहा जाता है। इसका फार्मूला है कॉपर सल्फेट FeSO4 × 7H2O, ठीक है। उसके बाद नीला थोथा, इसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, फार्मूला होता है CuSO4 × 5H2O, ठीक है। उसके बाद उजला थोथा आता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिंक सल्फेट कहा जाता है, ZnSO4 × 7H2O। ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि हरा कशिश, नीला थोथा और उजला थोथा, ठीक है। चूहा मारने की दवा क्या होता है, जिंक फास्फाइड होता है। पुराने तैल चित्रों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पराक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, झूठा सोना किसे कहा जाता है, क्या है, आयरन पायराइट्स को क्या कहा जाता है, आयरन पायराइट्स को क्या कहा जाता है, झूठा सोना कहा जाता है। इसका फार्मूला FeS2 है, क्या है, आयरन पायराइट्स, ठीक है। उसके बाद हार्न सिल्वर किसे कहा, AgCl, ये फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, हार्न सिल्वर को AgCl। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, प्लेटिनम को। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है, देखिए याद रखिएगा, झूठा सोना आयरन पायराइट्स को कहा जाता है FeS2 को, और सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। ये सब हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले ईयर पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सा है, ऑस्मियम है। रेडियम किसका अयस्क है, पिच ब्लेंड का। रेडियम किसका अयस्क होता है, पिच ब्लेंड का होता है। भारी जल की खोज किसने की थी, यूरे ने किया था। इसका फार्मूला क्या होता है, D2O। देखिए अब देखिए ये क्या होता है, जैसे हमारा कोई धातु है, ठीक है, धातु में जो धातु या फिर अयस्क में जो मिली अशुद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, गैंग। देखिए अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग। और उस अशुद्धि को हटाने के लिए हम जिस गैंग को, मतलब ये जो गैंग हमारा है, देखिए अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग। और इसी गैंग को हटाने के लिए हम जो बाहर से मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लास्क, ठीक है। अशुद्धि को हम क्या कहते हैं, गैंग। और इसी जो गैंग, जो मतलब गैंग नामक जो अशुद्धि होती है, इसको हटाने के लिए हम फ्लास्क का प्रयोग करते हैं। ये धातु मल में पाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया।
गैंग किसे कहते हैं? जो अयस्क में मिली अशुद्धि होती है उसको गैंग कहते हैं, और गैंग को हटाने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक गैस एलपीजी में क्या होता है? मेथेन 80% होता है। प्राकृतिक गैस में मेथेन 80% होता है। एलपीजी किससे बना होता है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन से, और सीएनजी मीथेन से बना होता है। ठीक है, गैस की गंध सड़े अंडे जैसे, किस गंध, ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है किस गैस के गंध सड़े अंडे जैसे आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। अमोनिया बनाने का प्रोसेस क्या है? हैबर विधि है। हास गैस का फार्मूला नाइट्रस ऑक्साइड होता है। देखिए अभी एग्जाम में हमारे ये लेखपाल वाले एग्जाम में पूछा था हास गैस का फार्मूला, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, विट्रियोल तेल क्या किसको कहा जाता है? H2SO4 को विट्रियल तेल भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ ले कि विट्रियल तेल के नाम से किसको और जाना था? तो H2SO4 को। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। देखो यहाँ पे हाफ हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, तो जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? जिसमें बैकालाइट, मेलामाइन, ये सब क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? पॉलीथीन, नाइलिन, पॉलीविलाइन, टेफ्लॉन। देखिए जो ये थर्मोप्लास्टिक होता है ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। देखो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वह एक बार अगर बन गया तो दोबारा अपनी स्थिति में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए प्रमुख अयस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कौन किसके अयस्क होते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम किसके अयस्क होते हैं? एल्यूमिनियम का कौन कौन सा अयस्क है? बॉक्साइट फार्मूला Al2O3 इंटू 2H2O, डायस्पर Al2O3 इंटू H2O। ठीक है, कोरंडम Al2O3 ऐसे याद करिए सीधे, Al2O3 एक कोरंडम का, क्रायोलाइट का Na3AlF6 क्या है? Na3AlF6। तो ये हमारे क्या हो गए? एल्यूमिनियम के हो गए। बॉक्साइट, डायस्पर, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्यूमिनियम के हैं। अब जिंक के हम देख लेते हैं। तो जिंक का क्या होता है? जिंक ब्लेंड, इसको क्या कहते हैं? ZnS, और एक जिंकाइट होता है ZnO। पारा का क्या होता है? सिनेबार होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है हमारे यूपी ट्रिपल द्वारा। कापर पायराइट क्या होता है? कापर पायराइट, कापर ग्लास, क्यूपराइट, मैलाकाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कापर का जो होता है अयस्क? तो कापर पायराइट होता है। ठीक है, उसके बाद कापर ग्लास, क्यूपराइट, मैलाकाइट। ठीक है, अब लोहा का क्या होता है? मैग्नाइट Fe3O4, हेमाटाइट Fe3O3, सीनेराइट या फिर CO3, आयरन पायराइट FeS2। ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, सिनेबार और सीनेराइट में। लोहा का सीनेराइट होता है और पारा का सीनेबार होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम मिश्रण देख लेते हैं और उसके अवयव किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, पीतल किससे बना होता है? कापर और जिंक से, Cu प्लस Zn से। ठीक है, अब इसको हमें याद करने के लिए कापर को हम तांबा भी कहते हैं, तो पिताजी से हम याद कर लें, पीतल से पी से पीतल, ता से तांबा उसी को कापर, और जी से जिंक। ठीक है, पीतल। और स्टील लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। देखिए स्टील अगर हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे? लोहा लेंगे, उसमें 1% अगर हम कार्बन मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा। जर्मन सिल्वर में क्या मिला होता है? Cu Zn निकिल, Cu Zn Ni। ठीक है, कांसा में Cu प्लस Sn मिला होता है। ठीक है, Cu 90% होता है, Sn कितना % होता है? 10% होता है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं, आवर्त सारणी के बारे में देख लेते हैं कि कभी कभी आवर्त सारणी के बारे में पूछ लेते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम, 8 तत्व बाद क्या होता है? समान लक्षण आता है, इसमें 56 तत्व थे। फिर उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी आती है। उस आवर्त सारणी, देखिए इनको क्या कहा जाता है? मेंडलीव को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मोसले को। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले। ठीक है, देखिए जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था, इन्होंने क्या किया था? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इन्होंने परमाणु भार के आधार पे दिया था। मेंडलीव ने भार के आधार पे दिया था और मोसले ने किस पे? परमाणु क्रमांक के आधार पे दिया था। इन्होंने कहा कि आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, मोसले ने कहा, और इन्होंने कहा, मेंडलीव ने कहा था कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हैलोजन तत्व कौन से होते हैं ये देख लीजिए। तो जो हमारा फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन जो होते हैं ये 17वें उसमें पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं? हैलोजन गैस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो 18वें समूह में पाए जाते हैं इसी को शून्य समूह। देखिए 17वें समूह को क्या कहा जाता है? हैलोजन समूह कहा जाता है, और 18वें समूह को शून्य समूह कहा जाता है, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इसको ही अक्री गैस भी कहा जाता है। एग्जाम में दे देता कि अक्री गैस क्या है, इसमें से कोई नाम दे देगा, पूछेगा अक्री गैस कौन सा है। तो आप लोग को याद रखे रहना है 18वें समूह, इसी को शून्य समूह कहा जाता है, इसी को अक्री गैस समूह कहा जाता है। क्या? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। ठीक है, हैलोजन गैस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, अब देखिए कोयला के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा कोयला कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, 4 प्रकार का कोयला होता है। इसको ABLP से याद करिए। देखिए ऐसे याद करिए, देखिए एंथ्रासाइट A,
उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा, तो बिटुमिनस। उसके बाद पी आएगा कि एल आएगा, पहले एल आएगा फिर पी आएगा, तो लिग्नाइट और पीट 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और देखिए ये जो एंथ्रासाइट प्रकार के होते हैं इसमें 90% कार्बन पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, चीन में अधिकतर, ठीक है। भारत में कौन सा पाया जाता है, बी से भारत, बी से बिटुमिनस। भारत में 85% वाला पाया जाता है, जिसमें 85% कोयला पाया, 85 मतलब जो कोयला है उसमें 85% कार्बन पाया जाता है, ठीक है। उसका लिग्नाइट जिसमें 75% वो कार्बन पाया जाता है, पीट वाला जिसमें 50% क्या पाया जाता है, कार्बन। तो जिसमें कार्बन अधिक पाया जाएगा वो सबसे शुद्ध होगा, तो सबसे शुद्धतम रूप क्या होगा, एंथ्रासाइट, फिर उससे शुद्ध बिटुमिनस, फिर उससे लिग्नाइट, फिर सबसे खराब पीट होता है, ठीक है। और भारत में कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है, ठीक है। अब आवर्त सारणी के बारे में हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। तो देखिए वर्ग से अगर हम देखिए इसमें 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे। वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, आवर्त में अगर बाएं से दाएं, मतलब अगर ये हमारी आवर्त सारणी अगर हम ऊपर से नीचे जाएं और इधर से इधर जाए, आवर्त में बाएं से दाएं जाए, ठीक है। परमाणु का आकार क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे तो परमाणु का आकार क्या आएगा, बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, उसके बाद आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता सब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या आएगा, घट जाएगा। अब विद्युत धनात्मकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बाकी आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता सब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप लोग को याद क्या करना है, 2 चीज़ याद कर लीजिए, बाकी का अपने आप हो जाएगा। परमाणु का आकार क्या होता है, वर्ग से अगर हम ऐसे आप सोचिए कि परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता, 2 चीज़, परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता, ठीक है। देखिए अगर किसी का आकार बढ़ेगा तो विद्युत धनात्मकता भी बढ़ेगा, ठीक है, इसे याद करिए। तो दोनों क्या होगा, बढ़ जाएगा अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे। बाकी उसमें बाएं से दाएं जाएंगे तो दोनों क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन तो वही अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों घट जाएगी, और बाकी के बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, वर्ग कितने हैं, 9। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, और अपचयन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको तैयार करते रहिए। आज हमारा ये कंप्लीट पूरा केमिस्ट्री खत्म हो गया, आप लोग इसको पढ़िए। ओके बाय।